स्वागत है। हम इस मंच पर साहित्यकारों से, वरिष्ठ साहित्यकारों से और उदीयमान साहित्यकारों से विचार विमर्श करते हैं, संवाद करते हैं और साहित्य की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करते हैं ताकि उससे जो है ना ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भी शोध करना चाहता है उसे शोध के लिए काफ़ी इनपुट मिल जाता है। तो इसी श्रृंखला में आज हम मिल रहे हैं श्री प्रबोध कुमार गोविल से, जो अपने आप में एक महान हस्ती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्यकारों का जो श्रेणीकरण होता है, रेटिंग जो होती है, तो राही सहयोग संस्थान जो वो स्थापित किए हैं, तो इकलौती संस्था है जो साहित्यकारों की रेटिंग का प्रयास करती है। 100 साहित्यकारों की रेटिंग प्रतिवर्ष वो करते हैं, और जो एक महान दुरूह कठिन कार्य है, लेकिन साधुवाद कि गोविल साहब ये काम कर ले जाते हैं। तो स्वागत है प्रबोध जी। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपके साथ संवाद किया जाए, गुत्थियां खोली जाए, पड़ताल की जाए कि आप कैसे इतना काम कर लेते हैं और हमारे साहित्यकार बंधु जो हैं वो आपसे ज्ञान अर्जन कर सकें। तो स्वागत है आपका अनुस्वार मंच पर। हमारे साथ जुड़ गई हैं स्नेहा देव जी, जो अनुस्वार व्हाट्सएप पटल का नियमन, नियंत्रण और संचालन करती हैं। स्वागत है स्नेहा जी। नमस्कार संजीव जी। सॉरी, मैं ट्रैवल कर रही थी तो फिर मैं कार में आके फिर मैंने ज्वाइन किया, थोड़ा लेट हो गई। अभी शुरू किया। जी जी जी। तो प्रबोध जी, हम शुरू करते हैं पड़ताल के पहले प्रश्न के साथ में, और विशेष करके हम ये जानना चाहेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में आपके कदम कैसे पड़े, कौन प्रेरणा स्रोत था, किस माहौल में आपने कैसे साहित्यकार बनने का फैसला किया, लेखन का फैसला किया, किससे प्रभावित हुए या किसने आपको गाइड किया? देखिए, आपके इसमें छोटे छोटे वाक्यों में कई सवाल एक साथ आ रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी को समेकित रूप से बताता हूँ कि मेरा जो शिक्षारंभ था परिवार का, तो एक विश्वविद्यालय के में ही परिसर में हम लोग रहते थे। शिक्षित परिवार था, घर में सारे लोग शिक्षा से जुड़े हुए थे, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में जो मेरी उपस्थिति थी वो इसको औपचारिक रूप से मैं कहूँगा कि मैं राजस्थान में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, जयपुर के बाद, मेरी नियुक्ति कुछ समय के लिए मुंबई में हो गई। तो मैं बार में मुंबई गया और वहीं से मैं ये समझता हूँ कि मैंने साहित्य क्षेत्र को समझना और विधिवत तरीके से साहित्य में आना क्या होता है, इन बातों को गौर से देखना शुरू किया। बाकी अपनी शिक्षा के दौरान सभी साहित्यकारों को, बड़े बड़े कई लोगों को पढ़ ही चुका था। अपने स्कूल के दिनों में डॉक्टर धर्मवीर भारती और प्रेमचंद के कई उपन्यास मैं पढ़ चुका था, लेकिन यहाँ आकर मैंने ये समझिए कि मुंबई में आके ही मेरा जुड़ाव बढ़ा साहित्य की ओर। साहित्यिक कृतियों में जब हम आपके देखते हैं तो सिनेमा के प्रति बहुत गहरी समझ आप में देख लेता हूँ। आप किस तरीके से कलाकारों के जीवन में ये गहराई से, विश्लेषणात्मक तरीके से आप बैठ करके ऐसा कुछ लिख देते हैं जो देख करके लगता है कि अरे ये कितना कठिन कार्य है, लेकिन गोविल साहब ने उसे बड़े ही सजीव तरीके से और सुरुचिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया है। क्या कहेंगे इस पर? बताऊं आपको कि मुंबई में रहने के दौरान मैं लगभग सभी पत्रिकाओं में उन दिनों लिखा करता था, में, सारिका में, नवनीत में, नंदिनी में, लेकिन मेरी थोड़ी सी माधुरी फिल्म फेयर में भी थी।
तो जब मैं माधुरी में नियमित लिखा करता था तो उन्होंने एक स्तंभ शुरू किया कि आपकी कहानियां फिल्मकारों तक कैसे पहुंचे। इस पर एक उन्होंने स्तंभ किया और उन्हीं दिनों उसमें उस स्तंभ में पहली कहानी डॉक्टर नागर की तलाक तलाक शीर्षक से छपी, बाद में निकाह नाम की फिल्म बनी और वो सफल हुई। तो मेरी रुचि भी अपनी कहानी वहां देने के लिए जागी। तीसरे ही अंक में मेरी एक कहानी वहां छपी और उस कहानी के बाद हुआ ये कि जो प्रसिद्ध मेरे मनपसंद हीरो भी थे और आज में वो निर्देशक राजेंद्र कुमार जी, उनके ऑफिस से मेरे लिए ये बुलावा आया और मैं उनसे मिलने के लिए गया। राजेंद्र कुमार जी से बात हुई, मेरी एक कहानी उन्होंने पसंद की और उस कहानी के प्लॉट को उन्होंने डेवलप करने का मुझे काम दे दिया। अरे वाह। इस दृष्टि से इस और क्योंकि मैं आ गया तो फिर कुछ और निर्माताओं से मेरा परिचय हुआ। हरमेश मल्होत्रा थे, जगदीश राणा थे और एक फिल्म, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक फिल्म बन रही थी सतीश नाम की, तो उसके निर्माता निर्देशक थे। उन्होंने एक दिन मुझे केवल इस काम के लिए बुलाया, आप लेखक हैं और मदद ये कीजिए कि हमने कलाकारों के चयन के लिए वो रखा है, कार्यक्रम रखा है होटल, वहां आप रहेंगे और हर कलाकार के लिए आए हुए जो बच्चे हैं, उस समय 18-20 लड़के लड़कियां थे, उनकी ये सब 5 मिनट के लिए आप करेंगे और उसके बाद आप इनको 2 संवाद लिख के देंगे जिसमें इनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे। ये समझिए कि फिल्म दुनिया की एंट्री का जो वो मेरे सामने खुला कि अच्छा इस तरह कलाकारों का चयन होता है। मैंने कुछ लोगों को देखा, उनसे बातचीत के लिए संवाद लिखे और बाद उसमें से कुछ 1-2 लोगों का चयन भी हुआ। फिर मुंबई का जो फिल्म सिटी था वहां नियमित रूप से आना जाना भी शुरू हो गया और उन्हीं दिनों मुंबई जनता जो थी, अखबार की एक पत्रिका निकला करती थी सब, तो वहां एक उपन्यास पहले डॉक्टर राही मासूम रजा का चल रहा था टोपी शुक्ला धारावाहिक रूप से, और बाद में तेरा भी एक उपन्यास वंश नाम से उसमें धारावाहिक छपने लगा। तो वो साहित्य और सिनेमा दोनों एक साथ जुड़ गए और भारतीय विद्या भवन से ही मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया था, नवनीत का जहाँ ऑफिस है चौपाटी पर, तो वहां मेरा आना जाना नियमित रूप से होता था। 1-2 घंटे मैं शाम को वहां रहता भी था। तो बस ये चारों चीजों का घालमेल हो गया और यही आपके प्रश्न में ये बातें आ गई कि आप सिनेमा से भी जुड़े हुए हैं और साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। तो हाँ, ये आश्चर्य का विषय था कि लोग जानते नहीं थे इसको। जी, वो ये इसलिए क्योंकि मैं आप देखिए कि एक नौकरी में भी था और नौकरी में अपने पद पर रहते हुए, एक जिम्मेदार बड़े पद पर रहते हुए, मेरे लिए इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रसारित करना वैसे भी संभव नहीं हो पाता था। मैं अपने स्वतंत्र लेखन में जरूर लगा हुआ था, कहानियों उपन्यासों के माध्यम से। एक बात आपको बिल्कुल, जब आपने पूछा है तो आज आपको बताऊं, मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि ये मेरे फिल्मी जो छोटे मोटे जो काम है, अगर मुझे राजेंद्र कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो मेरी शुरुआत वही मानी जाए और पहली बार फिल्म के पर्दे पर निस्बत फिल्म के माध्यम से ही मेरा नाम उजागर हो कि मैं फिल्मों के लिए काम कर रहा हूँ। तो बाकी जो छोटे कुछ काम मैंने किए थे, अनुवाद भी किए, पटकथाएं भी लिखी, संवाद भी लिखे, उन पर हम नाम की जगह मैं खुद विनम्रता से उनसे ये कह देता था कि यहाँ मेरा नाम रहने दीजिए, जो भुगतान वो मुझे करना चाहे वो करें, लेकिन मैं उन्हें काम करके दे दिया करता था। और आप देखिए कि वो दुनिया ऐसी है कि वहां इस बात को बहुत ये माना गया कि मैं वास्तव में बहुत ऐसा लेखक हूं कि जो अपने नाम को नहीं चाहता और काम करके दे देता है। तो इससे मुझे काम मिलता गया, मैं करता गया। कई ऐसी फिल्में हैं जिनके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा काम करके दिया है सहायक में, लेकिन मैं अपना नाम राजेंद्र कुमार की फिल्म से ही चाहता था कि निस्बत में पहली बार पर्दे पर आए पटकथा लेखक के रूप में, इसलिए वो बात सामने नहीं आई। प्रकाशन के दौर में आपकी पहली रचना क्या थी? जी देखिए, प्रकाशन के दौर में जब मैंने पत्रकारिता का डिप्लोमा पहले किया तो उसमें मुझे स्वर्ण पदक मिलने के बाद सरिता मुक्ता जो है दिल्ली की पत्रिका, दिल्ली प्रेस, उन्होंने मुझे मुंबई का
विशेष संवाददाता बना दिया। तो मेरे आलेख और मेरी कहानियां सरिता और मुक्ता में छपने लगे। तो पहला आलेख भी मुक्ता से ही शुरू हुआ। पहली कहानी जो है और कुछ पत्रिकाओं में भी छपी थी, लेकिन उनमें मैं काफी नियमित लिखने लगा। और जहां तक किताब की बात है, तो सन 1982 में मेरे पास दिल्ली के एक प्रकाशक दिशा प्रकाशन से एक पत्र आया मुंबई में कि आपकी कहानी हमने नवभारत टाइम्स में पढ़ी है, अगर आपके पास 10 कहानियां ऐसी हों जो छप चुकी हैं तो हम आपका एक संग्रह निकालना चाहेंगे। और वहीं आपको बताऊं कि उस समय मैं एक उपन्यास पर काम कर रहा था, देहाश्रम का मनजोगी मेरा पहला उपन्यास था। तो मैंने उनको ये पत्र लिखा कि अगर आप कहें तो मैं अपना एक उपन्यास भेजना चाहता हूं कहानी संग्रह की जगह। मैंने भेजा और वही, हालांकि बाद में कहानी संग्रह भी उन्होंने छापा, लेकिन पहला उपन्यास, पहली किताब जो है मेरी 1982 में वहीं दिल्ली से दिशा प्रकाशन। तो देखिए, वो किताब उपलब्ध है अब कहीं? जी, उस किताब के 3 संस्करण हो चुके हैं, लेकिन चौथा संस्करण करने के लिए अब प्रकाशक उपलब्ध नहीं है। ये भी बात सही है। हाँ, अब वो बंद कर चुके हैं, तो इसलिए उसको संभाल के रखिएगा। और चौथा प्रकाशन, वो जो उनकी श्रीमती जी थी वो भी बहुत नियमित रूप से पढ़ा करती थी मेरी कहानियां, और खास करके मेरे बाल साहित्य की बड़ी वो थी, लेकिन अब वो नहीं रही पिछले साल, तो वो प्रकाशन बंद कर चुके हैं। हाँ, प्रकाशन बंद हो चुका है। तो आप चौथी वाली हमको भेज दीजिएगा, चौथा संस्करण हम कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये मेरी पहली उपलब्धि, आपके साक्षात्कार में मेरा पहला छक्का, सिक्सर। देखिए, पहली किताब सबसे प्यारी होती है, चाहे कैसी भी हो, तो इसलिए उसको तो जीवित रखना बहुत जरूरी है। अब 11 उपन्यास मेरे प्रकाशित हो चुके हैं अब तक, और लेकिन वही जो बात आपने कही है, पहले उपन्यास से मुझे लगाव है। अगला प्रश्न मेरा यही था कि साहित्य की किस विधा में आपने काम किया है और कौन कौन आपकी फेवरेट हैं? देखिए, इसमें इसके 2 भाग हैं आपके प्रश्न के। तो मैंने किस विधा में काम किया है ये तो आपको बताऊं कि 11 उपन्यास अब तक लिख चुका हूं, 6 कहानी संग्रह भी हैं मेरे, 2 लघु कथा संग्रह भी हैं, 3 मेरे नाटक भी हैं, और मेरी आत्मकथा के 3 खंड आ चुके हैं, चौथा खंड आने में है। आत्मकथा है 4 खंडों में, एक मेरी संस्मरण की अलग से किताब है, और शुरू में मैं कविताएं भी लिखा करता था, तो 3 मेरे कविता संग्रह भी हैं, लेकिन कविताएं बाद में मैंने नहीं लिखी, और कुछ बाल साहित्य है। तो ये तो मेरी विधाओं की बात हुई। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं अपने आप को जो कंफर्टेबल पाता हूं वो उपन्यास के लेखन में ही पाता हूं, और इसका कारण ये है कि लोग किसी विचारधारा से बंध के लिखा करते हैं अक्सर, लेकिन मैं विचारधाराओं से, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उनसे थोड़ी सी डिबेट या थोड़ी सी मुठभेड़ करूं, और वहां क्योंकि अपनी वैचारिक बातें अपने क्रिएटिव साहित्य के साथ साथ दे पाने की सुविधा कहानी या लघु कथा या कविता की तुलना में उपन्यास के साथ ज्यादा होती है, इसलिए मैं उपन्यास बाद में लिखता रहा, और ज्यादा किताबें मेरी उपन्यास के रूप में ही आई, और 3 उपन्यास मेरे धारावाहिक भी छपे अखबारों में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज गोयल साहब आपको बताऊं, जैसे आपने शुरू में कविता लिखी बोला, तो मैंने अब तक जो तकरीबन 60 से 65 साक्षात्कार हैं लिखित एवं अपना ये YouTube पे, 99 नहीं तो 98% साहित्यकारों ने अपने साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ कविता से किया। जी जी जी, बिल्कुल। बड़े बड़े जो नाम हैं वो भी, और छोटे छोटे लोग भी। तो मुझे इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है कि मैंने भी यात्रा कविता से करी थी। आपके तो बहुत सारे कविता संग्रह हैं, कई मैं पढ़ चुका हूं, और वास्तव में आपकी कविताएं पढ़ के तो ये लगता है कि आपको तो कविता में ही और भी नई नई ऊंचाइयां छूनी है, आकाश कम पड़ेगा एक दिन। तो कर्मण्ये वाधिकारस्ते। नहीं, मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मेरी पूरी उम्मीद है। लेकिन मैंने कविता जो है, लेकिन 3 संग्रहों के बाद
और वो उनमें भी 2 व्यंग कविता के संग्रह थे। उसके बाद फिर मैंने नहीं लिखी। कुछ पत्रिकाओं में भी मेरी कविताएं शुरू में छपी जी। अब मैं इसके आपके दूसरे भाग पे आता हूं कि कौन कौन लोग हैं जिनसे आप प्रभावित होते हैं, ये आपने पूछा है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आरंभिक दिनों में जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित था उनमें जो कुछ नाम थे, एक तो कमलेश्वर जी का नाम था, मुंबई में कई बार मैं उनसे मिला भी। डॉक्टर राही मासूम रजा का नाम था। कृष्णा सोबती के उपन्यास, सूर्यबाला के उपन्यास और चित्रा मुदगल जी के उपन्यास, इन्होंने मुझे प्रभावित किया। और मुझे ये लगता है कि ये लोग जिस तरह से लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई, जैसे वैसे तो यूं कहते हैं कि साहित्य को करुणा आगे बढ़ाती है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि केवल करुणा ही आगे नहीं बढ़ाती साहित्य को। इन उपन्यासों को, इन लोगों को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि विद्वता भी साहित्य को आगे बढ़ाती है, जो एक संवेदना भी साहित्य को आगे बढ़ाती है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ पाने की दृष्टि मुझे इन लोगों में मिलती है। डॉक्टर राही मासूम रजा ने तो बाद में बहुत काम किया। मैंने कहा कि मैं सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि अगर एक ही धारा में चलते रहे तो फिर उनमें नई चीजें, नए विषय वस्तु, नई शैली का तो काम ही बंद हो जाएगा। तो ये जो नाम ले रहे हैं इन लोगों ने, नई कहानी पर काम करते करते फिर आगे यथार्थवाद की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और वास्तविकताओं को उजागर करने लगे। और किताबों में जो मुठभेड़ होती है विचारों की, वो भी काफी अच्छी आने लगी। जो पिछले दशक में या पिछले 50 सालों में जो रचनाएं हुई हैं उनसे थोड़ा अलग हटके थी। तो आप सही कह रहे हैं कि इन लोगों से, मतलब ऐसा इनके साथ एक और चीज मैंने देखी कि न केवल विषय वस्तु और रचना साहित्य का ही विषय, ये अपने वैयक्तिक रूप में भी व्यक्तित्व के धनी थे। तो के धनी थे और जीवन को समग्र रूप में कागज पर उतारने में यकीन रखते थे। यद्यपि मैंने ज्यादा के रूप में नहीं जी, ज्यादा साहित्यकार ये इस भाव के देखे या इस सोच के देखे कि वो अपनी इमेज को टाल करते हैं, विषय वस्तु पर उनका ध्यान कम होता है। लेकिन ये कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने रियली काम किया और जिनके पीछे चला जा सकता है पद चिन्हों का। तो पत्रकारिता भी आपके साथ साथ चलती रही और वो भी लेखन भी? जी, लेखन भी चलता रहा, पत्रकारिता भी चलती रही, और आपको बताऊं बैंकिंग भी चलती रही। मैं बैंक से जुड़ा हुआ था। लोग ये कहते हैं, मैं लंबे समय बैंकों में रहा, बैंक भी मैंने 3 बार बदले। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं रहा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रहा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ज्यादा समय रहा। लेकिन जी बैंक के बाद मैं विश्वविद्यालयों में गया और 2 विश्वविद्यालयों से भी जुड़ा रहा। अरे वाह, नहीं आपका अनुभव तो फिर वर्सेटाइलिटी जो आपकी है वो इन्हीं अनुभवों से आई। एक तो धनपति होकर के आप बैंक में बैठते रहे, पत्रकारिता में आप सबको सारी चारों तरफ की चीजें समेटते रहे, लेखन की क्षमता, प्रतिभा तो आपने विकसित कर ही ली थी, और यूनिवर्सिटी में भी गए। तो गजब है गोविंद साहब, हम तो इतना जानते ही नहीं थे। आपका व्यक्तित्व तो क्या कहना चाहिए। पहले यूनिवर्सिटी में मैं प्रशासन अधिकारी के रूप में आया, महिला विश्वविद्यालय में, और बाद में फिर निदेशक के रूप में दूसरे विश्वविद्यालय में चला गया। तो वहाँ पत्रकारिता और साहित्य दोनों से जुड़ा रहा। जी, तो कविता और कहानी की जो आपकी शुरुआती दौर था, उस दौर में आपने उपन्यास और कहानियों को चुना, पहले कहानियों को फिर उपन्यास को चुना। इसकी कोई विशेष वजह है? पत्रकारिता इसका कारण है या आपकी सोच? क्या रीजन था आपने जो है कविता से कहानी और उपन्यास की तरफ अपने कदम बढ़ाए? जी बताऊं मैं आपको। देखिए, हाँ, आपने एक ऐसी बात मुझे कहने का अवसर दे दिया ये पूछ के सवाल। मैं एक बार डॉक्टर धर्मवीर भारती का साक्षात्कार ले रहा था। जब उनको एक पुरस्कार मिला था तो उनके घर पर मैं पूरे दिन उनके साथ रहा था। तो उनसे ये विधाओं वाली बात पर भारती जी ने एक बात मुझे कही
कि 60 साल की उम्र तक हर विधा में लिखो, 60 साल के बाद पाठक तय कर देंगे कि तुमको आगे क्या लिखना है। तो ये बात मेरे मानस पटल पर हमेशा रही और मुझे ये लगा कि मैं कवि सम्मेलनों में भी गया, मंच पर भी मैं कई बार रहा, शरद जोशी के साथ भी रहा और अपने जो ये शैल चतुर्वेदी के साथ भी रहा और भी कई लोग वहां पे थे, नीरज जी के साथ भी एक बार रहा। लेकिन जो है वहां मैं ये देखता था कि यहाँ मैं सबसे नीचे का और सबसे अंत का आदमी हूँ, अंतिम खिलाड़ी हूँ। और लेकिन यहाँ कविता के अलावा आपको और अपनी बात कहने का अवसर कम मिलता है। तो मुझे ये लगा, और मेरी दूसरी बात ये मुझे लगी कि कविताओं में मैंने 2 लंबी लंबी कविताएं लिखी। मेरी पहली किताब थी रक्कासा सीन नाचे दिल्ली, वो एक ही लंबी कविता थी, और दूसरी किताब थी शेर खाता खोल सजनिया, वो भी एक व्यंग कविता की लंबी किताब थी, और तीसरी किताब उगती प्यास दिवंगत पानी, जिसमें अलग अलग कविताएं थी जो पत्र पत्रिकाओं में छपी थी। तो यहाँ मुझे लगता था कि बस कविता कह देने के बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल खुद के भी रह जाते हैं और लोगों के भी रह जाते हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हो पाती। उपन्यास और कहानी और आत्मकथा में मैं बहुत खुल के, मैं अपने पात्र की बात कहने के बाद अपनी बात भी कहने का अवसर पाता हूँ। मैं कभी भी पात्र के ऊपर हावी नहीं होता, यानी बल्कि ये आरोप भी आप लगा सकते हैं कि मैंने तो पात्रों की भाषा भी बोल दी, चाहे वो कैसी भी रही, लेकिन उसके साथ साथ अपनी बात भी बोली, चाहे मेरा उससे उपन्यास माइल्ड हो गया हो, उपन्यास विधा की दृष्टि से, लेकिन मैंने ये किया। तो ये सुविधा मिलने के कारण मुझे लगा कि उपन्यास लिखने में मुझे ज्यादा आनंद आता है। ये आपने जो शीर्षक टाइटल किताबों के चुने, ये तो बड़ा सूफियाना स्टाइल है। ये ऐसा आपका बैकग्राउंड में कहाँ आपको इस तरीके की प्रेरणा मिली कि आप इस्तिजार है और इस तरीके के बड़े ही यूनिक नाम चुने? जी, जैसे मैंने जो नाम लिया आपसे डॉक्टर राही मासूम रजा का, इसी के साथ साथ आपको बताऊं, एक बार मैंने दिल्ली में करोल बाग में पैदल घूम के इस्मत चुगताई को शॉपिंग करवाई थी। वो किसी भी ठेले पे खड़ी हो जाती थी और कभी चूड़ियां देखने लगती थी तो कभी सेब तुलवाने लग जाती थी। पद्मा सचदेव भी उनके साथ थी, वो दोनों आई थी मेरे कार्यालय में, फिर मैं उनको लेके गया था। तो जब उन लोगों से बात होती थी, और आपको बताऊं कि चाहे मेरी शिक्षा सारी राजस्थान में हुई है, पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी मेरे पिता रहे थे, तो उनकी बातचीत घर पे तो थोड़ा सा जो है उसका प्रभाव भी कभी कभी मुझ पे आता है कि जो वो जिसको नफासत भरे शीर्षक कहते हैं अलीगढ़, मतलब अलीगढ़ के या लखनऊ के, उनका भी प्रभाव कहीं कहीं आपको मिलेगा। जैसे मेरा एक उपन्यास जल तू जलाल तू, जो वो अपने पिता से सुना हुआ मंत्र, जो अब 11 भाषाओं में छप चुका है, अभी अभी मराठी और बांग्ला में भी आया है, उसका शीर्षक था जल तू जलाल तू। मेरा अभी एक उपन्यास जो अमेरिका में लिखा गया, अकाब, उसका शीर्षक अकाब था। अब वो भी 5 भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो पंजाबी के अनुवादक ने मुझे कहा कि सर ये तो सही शब्द उकाब है, अकाब नहीं, लेकिन अमेरिका में उसको अकाब ही कहते हैं, AQAAB, यही स्पेलिंग वो लिखते हैं, तो हिंदी में वो यही शीर्षक रहा। तो ये जो आपकी बात का जो जवाब है वो यही है कि जिन लोगों से मैं प्रभावित रहा, उनकी नफासत मेरे कम से कम पूरे उपन्यास में ना आए तो शीर्षकों में जरूर आई। तो विषय वस्तु कैसे चुनते हैं आप? कोई कल्पना और वास्तविकता के बीच में कैसे चुनते हैं और कैसे आप बुनावट करते हैं? यदि आप मुझे थोड़ा क्षमा करें इस बात को साफ कहने के लिए कि मैं बहुत सारे बड़े बड़े रचनाकारों को ये देख रहा हूं कि वो लिखते कुछ हैं और देखते या होते कुछ हैं। मेरा ध्यान इसी बात पे जाता है कि जब मेरे जो पात्र हैं, जब मैं उसकी बात करूं तो मैं उन्हीं में उतर कर बात करूं। और क्योंकि मेरी घुमक्कड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी नौकरी 5 राज्यों के 11 शहरों में रही, जयपुर से पहले 11 शहरों में, तो हर तरह के लोग, मैं छोटे से गांव में भी रहा, ऐसे गांव में रहा जहां मैं बस से उतर के पैंट को मोड़ करके पानी में चलता हुआ अपने गांव में जाता था। ऐसी जगह भी मेरी पोस्टिंग रही बैंक में, और मुंबई में ऐसी जगह भी रही
जहां मेरे जनरल मैनेजर मुझे लिफ्ट में मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप हमारे एम्प्लॉई हैं। ये अनुभव मेरा एक हुआ मुंबई में। नरीमन पॉइंट पे कनॉट प्लेस पे मैं 5 साल बैठा। तो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जगह उनका, और फिर अलग अलग मेरे काम, इनसे जो मेरे पात्र आए। जी, मेरी आवाज आ पा रही है? जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल क्लियर। नहीं, मैं ये आपकी कह रहा आवाज था, नहीं आ रही। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ। हाँ, विषय वस्तु के बारे में तो आपने अपनी प्लॉट 10 यही बता दिया, है। लेकिन इसमें कृष्णा आनंद पात्र अपार्टमेंट कितने एक्चुअल होते हैं और कितने काल्पनिक होते हैं? कोई है सिक्योरिटी वाला? उतर के सीधे प्लीज म्यूट कर लीजिए। थोड़ा बताया था मैंने। कृष्णा अपार्टमेंट हाँ, 10 नंबर प्लॉट। प्लॉट नंबर 10 और ये म्यूट कर कृष्णा लीजिए। गार्डन। और आवाज नहीं आ रही है आपको? मेरी आवाज आ पा रही है? चले आगे। तो पात्रों के चयन के बारे में पूछ रहे थे हम। जी हाँ, पात्रों के चयन की जहां तक बात है तो मैं आपको बताऊं कि काफी कुछ मेरा वास्तविक जीवन से ही होता है, लगभग 80-85%। और जो कल्पना होती है वो मात्र इतनी सी कि कल्पना में मैं पात्रों का मिक्सिंग कर देता हूं कि मैंने एक व्यक्ति के साथ जो बात घटती देखी वो दूसरे व्यक्ति पर मैं लागू करके उसको जोड़ता हूं जिसके साथ वो बात नहीं घटती देखी। तो जो मेरी काल्पनिकता है इसी तरह की है। ज्यादातर मेरे पात्र वास्तविक जीवन से आए हुए पात्र हैं। वाह। उनका जो पात्र का जो परिचय होता है, जो व्यक्तित्व होता है, कई बार देखिए इसमें भी बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं कि आप एक बहुत गरीब व्यक्ति को के ऊपर अगर वो बातें लागू कर रहे हैं जो आपने किसी बहुत अमीर शख्स में देखी हैं, तो यहाँ कुछ आपको ये स्कोप मिल जाता है, रूम मिल जाता है कि आप अपनी कल्पना को और अच्छी तरह जामा पहना सकते हैं। कौन सा पात्र आपके सारी कहानियों या उपन्यासों में आपको सबसे प्यारा लगता है? जी, मेरा पहला जो उपन्यास था उसमें कुछ लोगों ने उसको पढ़ के ये कहा, बल्कि समीक्षाओं में भी ये कहा गया कि मैं खुद हूं वो पात्र। जो मुख्य उसमें करण नाम का एक पात्र था, ये कहा गया कि मैं खुद हूं। और मैंने इसीलिए उसकी समीक्षा में ये लिखा कि समीक्षाओं को पढ़ने के बाद अगले जो दूसरे संस्करण में मैंने इस बात पे भी थोड़ा सा लिखा। तो वैसे लेकिन आप जो कहते हैं कौन सा पात्र, तो दूसरा पात्र जो है मैं जिसको पसंद करता हूं, मेरे जलतू जलालतू उपन्यास का जो पात्र किंजान है वो विजेता नहीं है, पराजित पात्र भर। और लेकिन वो मुझे पसंद है, केवल इसीलिए पसंद है कि ज्यादातर नायक जो हैं वो विजेता होते हैं, जीतते लक्ष्य में हारा हुआ व्यक्ति है फिर भी वो मेरा नायक है। नहीं। पत्रकारिता के साथ जब आप जुड़े रहे तो उस समय पर आपके सामने विभिन्न प्रकार के अनुबंध भी आते होंगे, अवरोध भी आते होंगे, सब चीजें। तो ऐसे में बिल्कुल, अब कभी आपको कोई दुविधा पैदा हुई, अब का कोई ऐसी अड़चन आई जब आप कुछ लिखना चाहते थे और आपको नहीं लिखने को मिला? जी, मुझे बहुत बार दुविधाएं पैदा हुई। मैं आपको बताऊं कि मैं बैंक में रहते हुए धर्मयुग में मेरा चयन हुआ, उप संपादक वहां 7 थे। तो जब उस पद पर मेरा चयन हुआ अंतिम रूप से, बिल्कुल लिखित परीक्षा में भी और साक्षात्कार में भी, लेकिन उसके बाद जब मैं वहां गया तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने मुझे एक बात कही जो मुझे हमेशा याद रहती है कि 728 रुपए वेतन में कम हो जाएंगे हमारे यहाँ आते ही। ऐसे ही माधुरी में भी मेरा चयन हो गया था। उन्होंने ये कहा कि हम आप लिखते रहो लेकिन बैंक छोड़ के मत आओ। एक धर्मयुग के एक वरिष्ठ सहायक संपादक ओम प्रकाश जी हैं, वो अभी मुंबई में काफी सक्रिय हैं। उन्होंने मुझे ये बात कही कि तुम जिस तरह लिख लेते हो बाहर रहते हुए, हम लोग नहीं लिख पाते हैं अंदर रहते हुए, इसलिए मत आओ। कई पत्रकार मित्रों ने मुझे कादम्बिनी के दफ्तर में
डॉक्टर जगदीश चंद्रकेश ने ये कहा कि काश हम भी तुम्हारी तरह खुले उड़ पाते, हमारे संपादक भी हमको उड़ने नहीं देते हैं इतना। तो ये बातें अब मैं इसीलिए कह पा रहा हूं कि व्यंग और हास्य व्यंग और मित्रता के नाते सद्भाव के साथ कह रहा हूं, सबके प्रति आदर के साथ कह रहा हूं कि वास्तव में पत्रकारिता जगत में जो अंदर जो लोग हैं उनका व्यक्तित्व, उनको स्प्लिट पर्सनैलिटी लेकर चलना पड़ता है। कि उनको कहा जाता है अगर आप एक कहानी वहां लिख देंगे तो वो ये कहते हैं कि तुमने दिन भर 15 दूसरे लोगों की कहानियां पढ़ी और 16वीं रात को अपनी लिख दी, तो ये बताओ कि इसमें ईमानदारी कितनी रखी तुमने। तो ये सवाल मेरे सामने कभी नहीं आया, क्योंकि मैं कभी किसी उससे नहीं जुड़ा, बाहर से ही रहकर मैं लिखता रहा। लेकिन हाँ, मैं काम जरूर करता रहा। जब हिंदी एक्सप्रेस अखबार निकला बंबई से, तो शरद जोशी जी मेरे से कभी कभी व्यंग लिखवाया करते थे, मुझे विषय देते थे। एक बार मुंबई में लता मंगेशकर के घर के पास पेडर रोड में उन्होंने मुझे भेजा था कि वहां एक हादसा हो गया, एक घटना हो गई है, उसको व्यंग में कैसे लिख के लाओगे, लाओ। फिर उन्होंने 2 पेज में, पहले पेज बीच के पेज पर उसको अच्छे चित्र के साथ छापा। तो वो जिस तरह उन्होंने मुझे बता दिया, वो अपने स्टाफ को नहीं बता पाते थे, या स्टाफ जो है उसको ग्रहण नहीं कर पाता था। पत्रकारिता और साहित्य के दोनों क्षेत्रों में काम करते हुए आपको क्या लगा, दोनों के बीच में क्या अंतर संबंध है? जी, दोनों में अंतर यह है कि पत्रकारिता में एक प्रतिबद्धता है। आपकी जो सोच है और जो प्रतिबद्धता है वो आपको उससे इतनी गहराई से जोड़ती है कि आप वहां से हटे बिना। और दूसरी चीज, आपकी पड़ताल प्रामाणिक होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। साहित्य में विश्वसनीयता का सवाल हो सकता है आज नहीं उठे, 50 साल बाद उठे, वहां भी होता है विश्वसनीयता की बात, लेकिन तत्काल नहीं होती। पत्रकारिता में तात्कालिक होता है। अगर आप एक घटना को कवर कर रहे हैं, करने गए हैं, तो तत्काल आपको सुसज्जित हो जाना पड़ता है सारी बातों से। साहित्य में बातें रेशे की तरह रुई को पींजते हुए जिस तरह निकलती हैं, वैसे बाद में निकलती रह सकती हैं। ये एक सुविधा साहित्य में है। और इसीलिए, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी साहित्य के साथ जुड़ी है, वो उसका प्लस पॉइंट है कि क्रिएटिविटी पत्रकारिता में नहीं है। वहां जो कुछ घट गया, आप उससे डील कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है कि कोई बात किस तरह घटे। और वर्णनात्मकता है, ये दोनों में अंतर है। लेकिन भाव का जो अभिव्यक्ति आप करना चाहते हैं वो अवरोध है वहां पर। क्रिएटिव राइटिंग कुछ लोग इस, और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात कही कि स्प्लिट पर्सनैलिटी जो की तरह उनको काम करना पड़ता है, तो ये एक बात है। लेकिन कई लोग बहुत कुशलता से कर ले जाते हैं। कुछ लोग पत्रकारिता में रहते हुए भी बहुत कुशलता से कर ले जाते हैं, और अधिकतर लोग ऐसे हैं कि पत्रकारिता से निवृत्त होने के बाद साहित्य में उन्होंने अपना जौहर दिखाया है। कौन सी रचना आप अपनी सर्वश्रेष्ठ डिक्लेयर करना चाहेंगे? कठिन है वैसे भी ये सवाल। मेरी अपनी, हाँ, मेरी अपनी रचना, हाँ। अब अपनी तो देखिए, अब इसको बड़बोलापन नहीं कहे, मेरे दृष्टि में तो सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, तभी तो मैं उतारता हूं उनको कागज पर, है ना। तो मैं ये तो आपको बता सकता हूँ कि कौन सी लोगों ने पसंद की, लेकिन मेरे हिसाब से कौन सी सर्वश्रेष्ठ है, ये तो बहुत कठिन है। देखिए, आप रेटिंग के धनी हैं, और रेटिंग का काम जो है ना, आप साहित्यकारों के लिए करते हैं। तो आप आज आपको स्वयं अपनी रेटिंग करनी कि कौन सी रचना आपकी सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, अगर आप इस तरह मेरे हिसाब से पूछते हैं, मेरी दृष्टि से, तो मैं यही कहूंगा कि मेरा जो पहला उपन्यास है देहाश्रम का मंजोगी, वो और उसका जो नायक है पात्र, इन दोनों से मैं बिल्कुल मन से जुड़ता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रश्न का, मेरे जीवन में आए किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने जब मैं जाता हूं, तो मुझे वो उपन्यास भी याद आता है और वो नायक भी याद आता है, देहाश्रम का मंजोगी। वो बाद में आप देखिए कि वो सिंधी में जब अनुवाद हो गया मंजोगी नाम से, तो साहित्य अकादमी ने उसको अनुवाद पुरस्कार दिया है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार मुझे कभी किसी तरह नहीं मिला, लेकिन मेरे उस सिंधी अनुवाद को मिला है। डॉक्टर जगदीश लच्छानी ने अनुवाद किया था। आपको क्या कहना चाहिए, अवार्ड
मिलना कैसे हो सकता है? आप तो उससे भी ऊंचे शिखर पर चयन करता हूं मैं हूँ। नहीं हो तो आप गालिब का किंग एक मेकर, शेर है ना, दिल के बहलाने को गालिब भी ख्याल अच्छा नहीं है। आप यही तो बात है किंग कि मेकर हो, और किंग नहीं तो किंग मेकर किंग से बड़ा होता है। चाणक्य की बात लोग ज्यादा करते हैं, चंद्रगुप्त की कम। एनीवे, हम अगला प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने गंभीर साहित्य भी लिखा और व्यंग्य साहित्य भी लिखा, लेकिन व्यंग्य साहित्य में आपके कदम तेजी से नहीं चले, तो आप कितना अपने आप को जुड़ा मानते हैं व्यंग्य साहित्य से? अब मैं जो अभी आधुनिक जो व्यंग्य साहित्य अभी का है उसका मैं अपने आप को एक अच्छा पाठक मानता हूँ। लेकिन मैंने जब शुरू में व्यंग्य लिखे, मैं आपको ये बताऊं, साहित्य में रैंकिंग ये भी मेरा लेख धर्मयुग में ही छपा था, और तो उस वक्त मैं लिख रहा था। लेकिन बाद में फिर मैंने व्यंग्य स्वयं ज्यादा नहीं लिखे, व्यंग्य पढ़ता जरूर, व्यंग्य का पाठक हूं मैं। लेकिन बाकी जो है बाद में मेरा लेखन व्यंग्य से थोड़ा सा अलग हट गया। और बल्कि कभी कभी मुझे ये भी लगा कि व्यंग्य जो है ना, समझने की दृष्टि भी सब लोगों के पास नहीं होती। अभिधा लक्षणा और व्यंजना में कही हुई बातें बहुत सारे लोग, हमारी आधी जनसंख्या उन तीनों को ये अलग अलग नहीं कर पाती कि कौन सी बात व्यंग्य में कही गई है और कौन सी बात वास्तव में कही गई है। सर जी, सच्ची बात तो ये है कि अभिधा लक्षणा और व्यंजना के तो बारे मुझे में ये लगता था कि मेरे पाठक साहित्यकारों कम को हो पता ही जाएंगे। नहीं। हाँ, 80% साहित्यकारों को इन तीनों नहीं पता अभिव्यक्तियों के होगा, इस तरह के पता ही नहीं है। अब आपसे नहीं पता, दो सवाल यही पूछेंगे मैंने आपके अनुभव किया। कोर एरिया से। ये राही सहयोग संस्थान का प्रोफाइल क्या है, और किस तरीके से आप ये 100 साहित्यकारों का चयन करते हैं? कुछ उसकी आउटलाइन आपसे जानना चाहूंगा। लोग, मैं आपको बताऊं, इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं एक विश्वविद्यालय में प्रशासक के रूप में बैठा था, और सारे विद्यार्थी खास करके पीएचडी और डीलिट वाले जब मेरे पास आते थे, बात करते थे, तो वो जो विषय, मैं सबसे पहला सवाल यही किया करता था हर एक से कि आपने क्या सोचा है, आप क्या नया ढूंढेंगे, क्या विषय लाए हैं। तो वो विषय वही होते थे। 150 साल पुरानी बात, अगर यहाँ राजस्थान में है तो वो मीरा की बात करेंगे, या राष्ट्रीय स्तर पर वो बात करेंगे, तो वो या तो वो भक्तिकालीन साहित्य होगा, और अगर आधुनिक साहित्य भी होगा तो वो प्रेमचंद, महादेवी और निराला पर रुक जाएंगे। तो मुझे ये लगा कि प्रेमचंद, महादेवी और निराला के बाद अब इस समय वर्तमान जो बाद के 50 वर्षों में जो कुछ लिखा जा रहा है, क्या हमारे शोधार्थी उस पर ध्यान नहीं देंगे? उन्हें कब और कौन बताएगा? तो कई बार मैंने उन शोधार्थियों को संबोधित करते समय ये कहा, और ये इसकी शुरुआत देखिए इस तरह हो गई कि एक बार एक साइंस के कॉन्फ्रेंस में मुझे किसी ने बताया कि जो बड़े साइंटिस्ट हैं, जो रिटायर्ड वैज्ञानिक हैं, वो लोग ये काम करते हैं कि वो अच्छी जो चीजें आती हैं उन पे छोटे छोटे राइट अप तैयार करके शोधार्थियों के लिए देते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये चीज साहित्य में क्यों ना हो, कि जो नई किताबें आ रही हैं, नए लोग लिख रहे हैं, यानी पिछले 50 सालों में जो लोग लिख रहे हैं, उन पर एक ऐसे ऐसे आलेख, परिचयात्मक आलेख हम लोग क्यों न लिख करके तैयार करें, जिन पर शोधार्थी देखें कि हाँ, इस बात को हम ढूंढें। अब भी आप देखेंगे तो आप जैसे भीष्म साहनी ने जो जो अपने एक प्रसिद्ध उपन्यास में जो घरेलू काम करने वाली बाइयों की जो चर्चा की है, वो ये है कि वो बाई सबसे उन लोगों से दुखी थी, उन महिलाओं से जिनके यहाँ वो काम करती थी। लेकिन आज यदि आप 10 महिलाओं को देखेंगे तो आपको बाइयों से दुखी मिल जाएंगे। तो इस परिवर्तन को कहाँ और कब हमारे शोधार्थी देखेंगे, वो अगर उन्हीं किताबों को पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए हमने ये कहा कि हम कुछ किताबों को चुनते हैं। अब जब किताबों को चुनते हैं तो फिर लोग मुझे ये कहने लगे कि आप 100 किताबों को या 100 लेखकों को अगर चुन के दे भी देंगे तो वो उनमें से वही नाम जिसके लिए उनको रेडीमेड माल मिल जाता है, रेडीमेड माल से मतलब लाइब्रेरीज में उनकी ढेरों किताबें और उनके लिखा हुआ जो, कि वो उसी पर काम करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, हम उनको रैंकिंग की दृष्टि से अगर हम थोड़ा सा करें तो उससे ये होगा कि हर एक व्यक्ति को ये लगे कि ये इस व्यक्ति ने नई बात लिखी है। ये बातें साहित्य में आती जरूर है, लेकिन वो विमर्श के माध्यम से आती है, तो वो सीमित हो जाती हैं। अगर दलित विमर्श है तो उस पर वही लोग
ध्यान देंगे जो दलित समस्या से या तो उन्होंने सहा है या किया है, वो जो उस समस्या को पैदा किया है, उन लोगों की रुचि होगी। महिला विमर्श की बात होगी तो मैं क्योंकि महिला विश्वविद्यालय में था तो मुझे ये लगा कि जो आमतौर पर एक समग्र बातचीत हो जहां विमर्श को रैंकिंग में ढाल करके शोधार्थियों को बताया जाए, और हमने इसकी शुरुआत की। और जहां तक अब आपने जो इसकी प्रोफाइल की बात की है राही सहयोग संस्थान की, राही सहयोग संस्थान एक एनजीओ है राजस्थान का जो 4 चीजों में डील करता है मुख्य रूप से: स्किल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल असिस्टेंस और लिटरेचर एंड लैंग्वेज प्रमोशन। तो इसी के अंतर्गत हमने लिया, तो हमको थोड़े से जो रिसोर्सेज हैं इससे मिले, साधन मिले, टीम वर्क मिला, और फिर कई विश्वविद्यालय हमसे इस तरह जुड़ गए और उनके शोधार्थी जो हैं उनको हमने अपने वर्कर्स के रूप में इस्तेमाल किया। लाइब्रेरीज को हमने यूज किया, लाइब्रेरियों के जो लाइब्रेरियंस और जो लाइब्रेरी के जो स्टाफ है उन लोगों की हमने हेल्प। जी नहीं, उन्होंने एक मिनट रुका है। क्षमा चाहूंगा। जी नहीं बताएं आप जी। तो आपको पिछले कितने साल हो गए इस रेटिंग को करते हुए? जी, ये हमने 2014 में विचार बनाया था और पहली सूची 2015 में जारी की। 7 साल हो गए हैं। हम हर साल 7 साल से ये ऐसा कर रहे हैं, और हमने काम 2014 बल्कि 2013 से ही शुरू कर दिया था। तो 2 साल जो काम किया वो पहली सूची 2015 में आई जी। अभी 7वीं सूची 2021 में आई है। अब आजकल हम 22 की सूची पर काम कर रहे हैं। तो 2020 की सूची की उद्घोषणा होने के बाद फिर आपने एक नया काम चुना, उन सारे जोगियों को एक जगह इकट्ठा करने का। ये कैसे? मैं आपको बताऊं, जैसा आपने देखा और पूरे देश भर में हुआ कि कोरोना। हेलो जी जी हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो पिछला 1.5 साल का समय है ये थोड़ा व्यवधान भरा बीता। लॉकडाउन के कारण, विश्वविद्यालयों के बंद होने के कारण, विद्यार्थियों के यहाँ न होने के कारण, तो इसमें थोड़ा सा व्यवधान
ये मान के चलिए कि 2018 वाली जो हमारी सूची थी, जो 2019 में जारी हुई, वहां तक तो ठीक हो गया, पर 19 और 20 का काम बीच में थोड़ा सा व्यवधान के साथ आया, और 21 का में सूची तो जारी हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब भी हुआ। और फिर यहाँ मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि जो हमें इंडिया नेट बुक्स का जो सहयोग मिला, वो हमारे लिए बहुत बड़ा संबल था कि इस आधार पर हम और प्लानिंग अब अगले वर्ष की कर पा रहे हैं, कि जब लोगों को ये लग रहा है कि हम नए साहित्य को वानगी के तौर पर, वानगी के तौर पर हम उन लोगों का जो साहित्य है सिर्फ कहेंगे नहीं, बल्कि ये दिखाएंगे कि देखिए ये कहानियां हैं चुनिंदा, ये कविताएं हैं, ये उपन्यास हैं, इन्हें पढ़िए, तो विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, नए पाठकों को आनंद आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी 2021 वाली सूची के ऊपर कब से काम शुरू कर रहे हैं मैटर कलेक्शन का? वैसे काम थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, और जी, काम थोड़ा थोड़ा अनौपचारिक से शुरू हो चुका है, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, लेकिन सम्मिलित रूप से जो हम बैठकें करते हैं वो अब जल्दी ही शुरू करेंगे। ठीक। हम कोशिश ये करते हैं कि हिंदी दिवस पर 14 सितंबर के दिन हम सूची जारी करें, तो इस बार 14 सितंबर की जो सूची जारी हो चुकी है, उस पर जो जो किताबें आनी हैं वानगी में, वो उन काम कुछ लोगों ने शुरू किया है, बाकी औपचारिक रूप से उसकी घोषणा किताबों की हम करेंगे जल्दी। ठीक, बहुत और सही। इंडिया नेट बुक्स को के प्रति मैं आभार देना नहीं भूलूंगा कि इस काम को स्ट्रक्चर्ड तरीके से, संगठनात्मक तरीके से करने में उनकी भूमिका जो आ रही है, उससे सबको समय मिला है, प्रेरणा मिली है, और अगली बार मुझे लगता है कि अगला ये सेट और भव्य तरीके से रिलीज हो पाएगा। निश्चित। अच्छा, आजकल लेखकों के द्वारा बहुत कुछ लिखा जा रहा है। बहुत आभार आपका, धन्यवाद। मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लेखकों के द्वारा बहुत कुछ लिखा जा रहा है, व्यंग में भी काफी ज्यादा इनफ्लो है, और कहानियों और लघु कथाओं में भी काफी इनफ्लो है। तो इतना कुछ आने के बाद पाठकों का जुड़ाव जितना होना चाहिए वो क्यों नहीं दिखता? क्या कमी लगती है आपको? पाठकों के जुड़ाव की जहां तक बात है, इसमें दो बातें मेरे हिसाब से मुख्य हैं। एक तो ये कि हमारा जो सोशल मीडिया है उससे पाठकों का जुड़ाव बहुत ज्यादा हो गया है, और बहुत सारा समय पाठक उस पर देने लगे हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि इसकी उपयोगिता भी लेखकों के लिए है। लेखकों को ये चाहिए कि उनके जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो अंश हैं, उनके बारे में ये वो सोशल मीडिया पे आए। तो आजकल जो किताबों की जो कीमत रखी जाती है, उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो सूत्र है, उसमें भी 3-4 बातें शामिल हैं। तो उसमें बुक सेलर के लिए कमीशन होता है, उसमें लाइब्रेरीज के लिए कमीशन होता है, उसमें किताबों के लिए कमीशन होता है। इस तरह वो पाठक को बहुत महंगी मिलती हैं। तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि वो पाठकों को थोड़े सस्ते दाम में अगर मिले, तो मुझे लगता है कि पाठक तो पढ़ना चाहते हैं। पाठक कभी साहित्य से दूर नहीं हुए, किताबों से दूर हुए नहीं है, किताबें उनसे दूर हो जाती हैं। अब महंगाई इतनी है, कितना कम करो, बड़ा मुश्किल है। आपने तो कंपोनेंट्स खुद ही बता दिए कि ये सारे कमीशन और फलाना ढिमकाना निकालने के बाद में लागत निकालना मुश्किल हो जाता है सर। जी, इस तरह से ये है कि जो स्पॉन्सरशिप जो है वो भी हो। इस तरह बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, जो बड़े आयोजन होते हैं, उनमें पुस्तकें जो हैं दी जाएं। लोग उसके बजट में पुस्तकों के लिए भी बजट रखें। आज आप किसी को 50,000 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, तो ये कहिए ठीक है आपको 25,000 की किताबें देंगे और 25,000 देंगे।
या सब भाग लेने वाले लोगों को पुस्तकें जो हैं दी जाएंगी। इस तरह से हम थोड़ा प्रचार प्रसार करें कि अच्छी पुस्तकें, नई पुस्तकें लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास किया जाए। बजट जो है हर जगह उनके लिए रखा जाए। ठीक बात है। मैं सोचता हूँ कि ये बिंदु जयपुर की मीटिंग में आया था। जी जी, जो जयपुर में जो पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल हो, वहां उसके लिए इस बात को थोड़ा शिद्दत से, और हम लोग भी चाहेंगे कि बाहर से आने वाले लेखक भी उठाएं और हम लोगों की ओर से भी इस बात को उठाया जाए। तो अन्य खर्चों का प्रावधान जिस तरह किया जाता है, हर चीज के लिए अगर खाने की चीजों में महंगाई बढ़ रही है तो आप खाने के पैसे 200 की जगह 400 देने लगते हैं, 500 देने लगते हैं। उसी तरह किताबों के बढ़ते मूल्य के लिए भी कोई प्रोविजन, कोई प्रावधान किस तरह रखे जाए, इस बात को उठाया जाए। आपकी अनुमति से मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अगर फट्टा बिछा करके सामान बेचते हुए किसी विक्रेता के से सामान खरीदता है बाजार में, तो वो उससे मोल भाव जरूर करता है कि ये क्या है, 25 रुपए नहीं 20 रुपए में दो। लेकिन वही जब रिलायंस के स्टोर में, बिग बाजार में या ऐसी किसी जगह पर जाता है तो जो भी दाम लगते हैं वो चुपचाप दे के चला आता है। हेलो 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 हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो बार्गेनिंग करते हैं लोग, छोटे छोटे लोगों से तो बार्गेनिंग करते हैं, बड़े लोगों से कोई बार्गेनिंग नहीं करता। बिल्कुल, लोगों की ये जो वृत्ति है, इसके लिए भी उन्हें प्रेरित बदला जाना चाहिए, और जबकि होना उल्टा चाहिए। होना उल्टा चाहिए। तो इसके लिए भी प्रेरित किया जाए। इसके लिए भी अलग से जो भी ऐसे मेले होते हैं, पुस्तक मेले होते हैं, पुस्तक समारोह होते हैं, दिल्ली पुस्तक मेला लगेगा, वहां इस तरह की बातें भी हों। केवल पुस्तक लिखने और छपने तक की बात नहीं। जी, आवाज आ पा रही है मेरी? बिल्कुल साफ आ रही। अच्छा अच्छा, हाँ, यही कह रहा था। आखिर में मैं चाहूंगा कि जो उदीयमान लेखक हैं, जो नवोदित लेखक या साहित्यकार हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए यही कहूंगा कि उनको संदेशों की स्क्रूटनी करनी चाहिए। अपने से वरिष्ठ, अपने से पहले वाले लोगों के जो संदेश मिलते हैं, उनकी जांच करें, उनकी स्क्रूटनी करें कि वो जो कुछ कह रहे हैं क्यों, किस बात का आधार बनाकर कह रहे हैं, और तब उसे ग्रहण करें। केवल भावना में नहीं करें, भावावेश में नहीं करें। ये जी जी, यही मेरा कहना है कि नए लेखक जो हैं वो एक स्ट्रेटजी, जैसे हम कहते हैं, एक प्लान जो है वो उसके साथ आए साहित्य में। अब ये वो दौर नहीं रहा कि बस हमने तो लिख लिया, लिख के जो है डायरियों में छोड़ दिया, वो जब भी समय आएगा तो वो छप जाएगा, समय आएगा तो उसकी चर्चा हो जाएगी। इसकी जगह ये कि वो किस तरह से हो, किस तरह से प्रकाशन के प्रोसेस में आए, किस तरह वितरण के प्रोसेस में आए, और किस तरह कुछ लोग बहुत अच्छा इस पे काम कर भी रहे हैं। हमारे रचनाकार स्वयं जो है क्रिएटिव राइटिंग के संग संग इन बातों पे भी ध्यान देते हैं। शुरू में उनकी थोड़ी सी आलोचना होती है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करें, क्योंकि वो व्यावहारिक कठिनाई है, और इसको अगर वो हल कर देंगे तो लोग ये भूल जाएंगे कि वो अपनी किताबों का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार क्यों नहीं करें? अगर प्रचार किताब हमें लग रहा है कि आपके पास
नहीं पहुंच रही, आप दूसरे किनारे पर प्यासे खड़े हैं, तो हम कैसे न बोलें, क्यों न बोलें? बोलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लेखकों और प्रकाशकों के बीच में सामंजस्य और बढ़े और दोनों मिल करके टीम वर्क करें, ताकि लेखक को भी मान मिले और प्रकाशक को भी किताब का मूवमेंट रहे। इस पर सोचा जाना चाहिए। अगली वाली जो आपकी प्रोग्राम होगी उसमें इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करी जाएगी। जी जी बिल्कुल आ रही हूँ। अच्छा जी हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह वो रहा था कि आपके साथ विचार विमर्श करके बहुत आनंद आया। बहुत सारी ज्ञान की बातें हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को पहुंचेंगी, और विशेष करके साहित्य में किस प्रकार से लोग बढ़े आगे और किस प्रकार से चीजों में सामंजस्य पैदा करें। और उदीयमान लेखकों के लिए भी आपने कहा कि उनको अधिक से अधिक अध्ययन करने के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सारी बातों के साथ हम अनुस्वार मंच से, अनुस्वार के टीम से की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे।